क्या संतुलन देख लेते हैं फिर से आपका यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें नोट्स नहीं है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो यहाँ पे वनों का काटना ये कैसे मदद करेगा, आप ही लोग समझ आइए। अगला है आपका, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन को निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो ये देखा जाए तो वनोन्मूलन या वनों का काटना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। तो अगर इनमें से देखा जाए तो फिर से लकड़ी काटना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है। तो औद्योगिक प्रबंधन से नहीं है, बाकी जल प्रबंधन से है, वनोरोपण से, वन्य जीव सुरक्षा से है। तो ये हो जाएगा। वन क्षमता और पारिस्थितिक क्रमता की बात कर लेते हैं। तो अच्छी टॉपिक ये भी है, थोड़ा सा इसको भी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा नोट्स पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक संतुलित, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा है, ये थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की वृद्धि भी संतुलित होती है। यह संतुलित वृद्धि किसी परितंत्र में की वहन क्षमता के अनुरूप होती है। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजातियों की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे वह उस परितंत्र में स्थानिक संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस परितंत्र पर दबाव डालेगी और अत्यधिक वृद्धि से उस तंत्र में उस तंत्र के विफल हो जाने का कारण भी बन सकती है। ध्यान धात्वत है कि प्रजनन या प्रजनन संख्या वृद्धि क्षमता किसी भी जीवधारियों का अंतर्निहित गुण होता है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की वह क्षमता जैविक विभव पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, तो बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। इनके बारे में भी आपको हमने अच्छे से पढ़ाया है। तो देखिए, पढ़ाने के लिए सब कुछ आपको इन्वायरमेंट की एक श्रृंखला हमने 9 लेक्चर की पढ़ाई है। 9 लेक्चर की उसमें 9 लेक्चर होंगे। बहुत तगड़ी वो श्रृंखला, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए, यहाँ से बस प्रश्न उत्तर कर लीजिए, आप लोग का सारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी आ जाएगा। तो आइए फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसके प्रश्न लिखते हैं। कह रहा है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है, क्या कहलाती है। तो वहन क्षमता कहलाती है यार, वहन क्षमता कहलाती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र में परितंत्र में किसी जीवधारियों प्रजातियों की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए एक द्वीप स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी क्रियात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं किसकी बात हो रही है। तो इकोलॉजिकल, ये जो आपका होता है क्रमता, पारिस्थितिक क्रमता की बात कर रही है। तो पारिस्थितिक क्रमता की बात करें, यहाँ से समझ सकते हैं पारिस्थितिक क्रमता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, खाद्य श्रृंखला पढ़ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हमने पढ़ा दी है। यहाँ पे हम लोग केवल प्रश्न देखेंगे, प्रश्न के माध्यम से इसको हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपको नेट पे पढ़ा दी गई है, मतलब कि यूट्यूब पे पढ़ा दी गई है। आप लोग प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, अगर नहीं पढ़ाते तो फिर से थोड़ा सा नोट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला प्रश्न, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले घास आएगी, टिड्डा आएगा, टिड्डा को कौन खाएगा, तो मेढक, मेढक को सांप खाएगा। तो अब ऐसी बात है, पहला हो जाएगा। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, गेहूँ, आम, घास, बकरा, आदमी, बकरा, कौवा, हाथी, घास, मछली, बकरा। तो अब ये सी बात है, घास को बकरा खाएगा, बकरा को आदमी खा जाएगा, मतलब बी आपका आंसर हो सकता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, गेहूँ तथा आम, घास, बकरी तथा मानव। फिर से वही प्रश्न, तो बी तो यहाँ पे सही लग रहा है हमें। आइए कुछ और आगे देख लेते हैं। तो बी केवल सही है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है। वायु, वनस्पति, जीवाणु, जानवर। तो यहाँ से वायु से क्या मतलब है, वायु जो है अबॉयटिक कंपोनेंट है, अबॉयटिक कंपोनेंट है, इस बात को याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे अजैविक घटक है, अजैविक घटक है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि परितंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की जो संख्याओं का
जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। तो ये सब कोई बात नहीं होती है। परितंत्र में अगर हम खाद्य श्रृंखला का साधारण सा मतलब समझें तो खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीव एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। आपका केवल पहला सही है और केवल एक किसमें दिया होगा वही सही होगा, बाकी दोनों से कोई मतलब हमें नहीं है। हाँ, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब क्या हुआ? तो जो उत्पादक को खाएगा, सबसे पहले उत्पादक को कौन खाएगा वही प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो अगर इसमें से देखा जाए तो देखिए, इनमें से अगर देखा जाए तो हिरण क्या होगा? तो हिरण घास को खा सकता है, तो सबसे पहले हिरण ने खाया तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, क्योंकि ये किसी और इसको कोई और खा सकता है ना, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, तो हिरण तो हो सकता है। हिरण के साथ अगर और हम लोग देखें तो चींटी भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि चींटी जो होती है ये भी लगभग आप लोग देखे होंगे तो चीनी वगैरह को खाती है, इसके साथ साथ जो मृत जीव होते हैं उनको भी खाती है ना, मतलब उनको उनके ऊपर भी ये लगी रहती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1 और 2 हो सकते हैं, 1 और 2 यहाँ पे सबसे सही जवाब लग रहे हैं। बाकी लोमड़ी जो है वो लोमड़ी आपको पता ही होगा किसको खाएगी, तो ये आपका मांसाहारी हो जाएगी। तो मांसाहारी का मतलब ये जो हिरण था उसको खा सकती है, बाघ भी आप लोग समझते हैं मांसाहारी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे 1 और 2 ही सही आंसर लग रहे थे। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? कुछ कारणों यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका या फिर इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? कुछ पौधों के जो परागण है पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ कृषि पौधे में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पंछियों की कुछ प्रजातियों में की समष्टि में गिरावट हो सकती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, आसानी से आप लोग सॉल्व करिएगा, हो सकता है। मान लेते हैं कि अगर जो धरती है उस पे से तितलिया की कुछ प्रजाति जो ये जाती हैं उनकी संख्या में कमी आने लगी तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो पौधे परागण कर रहे हैं उनमें कमी आएगी, उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो पहला तो आपका 100% सही है। दूसरा का कुछ कृषि पौधे में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकते हैं। अब आप ही बताइए फंगस इन्फेक्शन कैसे हो जाएगा भैया, इससे कोई मतलब नहीं है। तीसरा का इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि मतलब आपका अगर देखें तो बर्रे, मकड़िया जो पंछियां हैं इनकी प्रजातियों में समष्टि में गिरावट हो सकती है भैया। तो 1 और 3 सही है, मतलब आपका सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 और 3 आपका यहाँ पे सही है, क्योंकि जो बर्रे और मकड़ियाँ हैं, पंछी हैं, ये सब इन्हीं को तो खाते हैं। तो जब खाना ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है इनमें गिरावट आने लगेगी ना इनकी जनसंख्या में। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं 1 और 3 यहाँ पे सही है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? तो मानव आपको बता दें कि प्राथमिक के साथ साथ द्वितीयक उपभोक्ता है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। क्यों है? तो आप लोग समझिए, यहाँ पे हम लोग घास वगैरह भी खाते हैं और साथ साथ क्या खाते हैं? तो बकरी को भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं मानव क्या है? तो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं भैया, ये आंसर आपका हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? तो ये आपका हरे पौधे हो जाएंगे। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर जो होता है उसके अंतर्गत आते हैं तो हरित पादप आते हैं। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करते हैं? तो ये उत्पादक करते हैं। किसके बाद? तो जैविक और अजैविक जो आपके संगठक उनके मध्य बिचौलिए का कार्य। तो देखिए कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ देते हैं बच्चे, इसका जो आंसर वो वियोजक मार देते हैं। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, क्योंकि एक और जहाँ ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा में से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वही दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन कर सकता है? तो उत्पादक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से होता है। कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे 100% सही है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? तो सी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ,
निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा आपका सही सुमेलित है। तो जैसे कि पर्वत आपका सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, बिल्कुल गलत है। अजैविक अवयव आपका जीवाणु बता रहा है। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र बता रहा है। और वर्षा आपका ग्लोबल वार्मिंग बता रहा है। तो वर्षा ग्लोबल वार्मिंग से मतलब क्या हुआ भैया, यहाँ पे केवल सी आंसर सही है। हरे पौधे जो हैं वो पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। तो हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र सही सुमेलित है, आप लोग देख सकते हैं। अगला आपका कि परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटन जीव कहलाते हैं। तो आपको हमने बताया था कौन कौन से कवक आएंगे और आपकी जीवाणु आएंगे, अर्थात बैक्टीरिया आएगी। यहाँ पे वायरस नहीं आना चाहिए। तो वही प्रश्न IAS 2013 में आया हुआ प्रश्न है, मुझे याद था इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा था। 2 और 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो ये देखिए, आपको बता दें, ये जो सागर का आहार श्रृंखला होती है उसके बारे में पूछा है। ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है लेकिन इसको हम बता देंगे। हेरिंग जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है, एक मांसाहारी होता है। हेरिंग जो होता है एक मांसाहारी होता है। तो हेरिंग सबसे लास्ट में, किस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में। हेरिंग के बाद बात करें तो क्रेटेशियाई आता है जो कि शाकाहारी होता है। डाइटम सपोसी होते हैं। आपका ए आंसर यहाँ से होना चाहिए, ये आपका सही जवाब है। ऊर्जा का प्रवाह काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ाया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो भी चीज़ें अगर ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग केवल कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आप लोग समझ सकते हैं, सौर ऊर्जा हो जाएगी, अब ऐसी बात है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल यहाँ पे सौर ऊर्जा होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से देखा जाए तो जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये बात बिल्कुल आपकी सही लग रही है। यहाँ पे लिखा है जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, गलत है। प्राकृतिक वनस्पति जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा सापेक्षिक क्षय घटता है, ये भी गलत है। ये भी आपका गलत है। प्रगामी बढ़ते पोषक स्तरों के साथ प्रजाति सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती है, यह भी गलत है। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे आपका यही आंसर सही लग रहा है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। 10% नियम किससे संबंधित है। तो लिंडेमान साहब ने 10% का नियम दिया था जो कि ऊर्जा से संबंधित है। तो यहाँ पे लिखा है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पहुँचना, ये आपका सही हो जाएगा। और प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इन्वायरमेंट का जो लेक्चर है उसको जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड आपको हमने बताया था सदैव सीधा होता है। तो सदैव सीधा कहीं लिखा है तो हमेशा सीधा लिखा है ये आंसर में। आप लोग आगे चलिए। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है। तो अब ऐसी बातें घटती है। लिंडेमान साहब ने बताया था 10% ऊर्जा का नियम। जैसे मान लीजिए कि एक आपका यहाँ पे घास का मैदान है, फिर इसको घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे के बाद इसको मेढक ने खाया, फिर सांप ने खाया। तो 1000 इसके पास ऊर्जा थी, तो इसका 10% मतलब 100 जाएगी, इसका 10% 10 जाएगी, इसका 10% 0.1 जाएगी। तो ऊर्जा की क्या हो रही है, मतलब ऊर्जा घट रही है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग, घटती है। आगे लिखा है पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण होने पर ऊर्जा की मात्रा, फिर से वही प्रश्न, घटती है। कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त होता है। तो शाकाहारी को प्राप्त होता है कि मांसाहारी को कि सर्वाहारी को। तो अभी ऐसी बात है, ओमनिवोरस जो होते हैं सर्वाहारी को प्राप्त होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है। तो आपको बता दें कि जीव भार मतलब बायोमास का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बनता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है कि किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है, मतलब उल्टा बनता है। तो किस में उल्टा बनता है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो तालाब में उल्टा बनता है, इस बात को याद रखिएगा। कैसे उल्टा बनता है तो आइए समझा देते हैं। जैसे छोटी छोटी मछलियाँ हैं तो इनको उससे बड़ी मछली खाएगी और इस मछली को बड़ी मछली खाएगी, तो ये जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा। कैसे, तो बता दें कि जैव भार क्या होता है। तो जैव भार आपका जो शुष्क भार होता है वही होता है। जैसे मान लीजिए मेरा वजन 100 kg है, आज ही सुबह आपको पढ़ाया था, तो मेरे शरीर से जो पानी है वो आप निकाल देंगे तो आपको पता है 70% पानी होता है। तो 30 ग्राम जो बचेगा वो मेरा जैव भार हो जाएगा। तो इसी तरह छोटी छोटी मछलियों का जैव भार कम होगा, फिर उनसे बड़ी मछलियों का जैव भार थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और जो बड़ी मछलियों का जैव भार ज़्यादा होगा, इसलिए ये जो आपका पिरामिड होगा ये उल्टा बनेगा। तो इस तरीके तालाब का पिरामिड कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है, आप लोग समझ सकते हैं। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो समुद्री में हो जाएगा।
जैव वानिकी और जैविक आवर्धन की बात कर लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा नोट्स पढ़ लेते हैं। जैव वानिकी अर्थात आपका बायोनॉमिक्स होता है, जो कि बायो तथा नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या फिर जीवन से है, जबकि नॉमिक्स का नॉमिक ग्रीक शब्द नोमस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है नियम अर्थात लॉ। आगे इसमें क्या लिखा है कि इस प्रकार बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन का नियम, समीचीन प्रतीत होता है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, साथ ही यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। जैविक आवर्धन की बात कर लें तो जैविक आवर्धन मतलब बायोमैग्निफिकेशन होता है। दायित्व है कि जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला में एक सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उत्तकों में जमा हो जाते हैं, तो इस घटना को हम लोग जैविक आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। आपको बता दो बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, इनके बारे में प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं लिखी हुई, बहुत छोटा सा नोट्स है। मेरा नोट्स जरूर पढ़िएगा जो मैंने आपको टेलीग्राम मतलब कि वहाँ पे प्रोवाइड कराया है यूट्यूब पे, वहाँ से आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे बहुत छोटी सी चीज़ें लिखी गई है, लेकिन प्रश्न के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ जाएँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे रफ करते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन नहीं, भैया ये गलत है। ये पारिस्थितिक तंत्र का पर्याय है, ये बात हो सकती है। ये प्रकृति तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। 2 और 3 सही होना चाहिए, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जो डीडीटी है का समावेशन होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। टिड्डा, भेक या फिर सांप या फिर मवेशी। तो देखिए जैसे आपको हम बता दें कि डीडीटी क्या होता है। तो डीडीटी का एक सांद्रण होता है, मतलब एक आपका पॉल्यूटेंट होता है। दरअसल ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये नदी है, तो ये नदी है, मतलब नदी में तालाब समझ लीजिए, इसमें डीडीटी की मात्रा है। तो डीडीटी को छोटी मछलियाँ खाएंगी, तो मान लीजिए 4 डीडीटी थी, तो यहाँ पे छोटी मछलियाँ ने एक खाया, फिर उसको मछलियाँ ये छोटी मछली को 4 खा गई, तो उनमें 4 दूना के 8 चली गई। इसी तरह जो लास्ट में पोषक स्तर होता है, इसमें सबसे ज़्यादा डीडीटी की मात्रा पाई जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे अधिक मात्रा डीडीटी किस में पाई जाएगी इन ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टिड्डा, फिर आपका यहाँ पे क्या है, मवेशी, ये सांप या फिर क्या है, तो आपका ये मेढक कम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सांप में सबसे ज़्यादा, सांप लास्ट में खाएगा। तो खाद्य श्रृंखला में जो डीडी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम होता है, द्वितीय पे उससे अधिक होता है और तीसरे स्तर पर सबसे अधिक होता है। चूँकि सांप एक तीसरे स्तर का उपभोक्ता है, इसलिए डीडी का सांद्रण सबसे अधिक होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो मैंने नोट्स पढ़ाया है, मतलब जो मैंने लेक्चर लिया, वहाँ से आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और जैव भूरासायनिक चक्र देख लेते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न के माध्यम से हल कर लेते हैं। प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो जैव भूरसायन चक्र कहते हैं। आपका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यूपीपी से 2012-20 में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से जैव भूरसायन चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों में निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऑब्वियस सी बात, ये फास्फोरस चक्र कहलाएगा। आसान सा प्रश्न है। अगला है कि घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जल की सीमाओं व आग के कारण, अर्थात आपका सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्था है उसका सही क्रम है। तो मैंने सबसे बताया था नग्नीकरण, फिर सबसे लास्ट में स्त्रीकरण होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, लेकिन वो भी फंसा देता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आसान सा ऑप्शन बना दिया है। तो सबसे पहले नग्नीकरण, फिर स्त्रीकरण, इसके बीच में प्रवासन आता है, स्थापन आता है, प्रतिक्रिया आता है। प्लीज़ यार दोस्त, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, आराम से पढ़ लीजिएगा आप लोग जाके। अगला है पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग किया था और किसकी, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें। इकोलॉजिकल सक्सेशन तो एल्टन तो होंगे नहीं, बेनेट देख लेते हैं और तो ऑप्शन और देख लेते हैं इनमें से, तब आपको बताते हैं। तो बर्कल के द्वारा रचे, तो ऑब्वियस सी बात है बेनेट साहब होने चाहिए क्योंकि इन्होंने दी थी। तो यहाँ पे बेनेट हो जाएंगे, बेनेट आपका सही जवाब हो जाएगा। जो एल्टन है ना, ये जो आपके पिरामिड होते हैं, एल्टोनियन पिरामिड होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। आगे आपका है कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो क्या कहलाता है। तो वो आपका सीयर कहलाता है। क्या कहलाता है, सीयर कहलाता है। 2020 में आया वो प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बच्चों ने गलत किया था। तो समुदाय का जब पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो क्या कहलाता है, तो वो सीरे कहलाता है। देखिए इसमें क्या होता है, पॉइनियर होता है, फिर सीरे आता है, फिर क्लाइमेक्स आता है। ये सब चीज़ें आप लोग कब समझेंगे, तो प्लीज़ आप लोग नोट्स थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पारिस्थितिकी आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो ये भी हमने अच्छे से पढ़ा है, आप लोग नोट्स में पढ़ लीजिएगा। लेकिन कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, 1-2 प्रश्न हैं। तो पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, ये किस आंदोलन का नारा था। तो ये चिपको आंदोलन का नारा था। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अगला, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे, पादप संरक्षण से संबंधित है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं।
अब यहाँ पे पदछाप है और मिलेनियन इकोसिस्टम असेसमेंट है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं। पारिस्थितिकी पदछाप की माप इकाई क्या है, यही प्रश्न बार बार पूछता है, तो भूमंडलीय हेक्टेयर हो जाएगी आपका, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। अगला है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो भूमि हो क्या कहलाती है, सुबह आपको हमने बताया था वो क्या कहलाती है, पारिस्थितिक पदछाप कहलाती है, बी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, तो इनमें से देखा जाए तो प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन में से होने वाली जो दीर्घकालीन क्षति है इसके बारे में बात करता है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। कह रहा है मिलेनियन इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है, व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है, तो ये हो जाएगा आपका पोषण, चक्रण और फसल परागण। चलिए यहाँ से हो गया आप पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, मतलब इकोसिस्टम, तो ये भी हमने आपको अच्छे से पढ़ा, इकोटोन वगैरह ये सब काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, हम लोग प्रश्न के माध्यम से कर लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, तो मैंने बताया था उसको क्या कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का दुश्मन या फिर उसको आतंकवादी कहा जाता था, इकोलिप्टस हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका इकोलिप्टस, सफ़ेदा जिसको कहते हैं हम लोग पूर्वांचल में सफ़ेदा कहते हैं। स्वच्छ जल समुदाय में जो लैंटिक आवास का उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जो लैंटिक होता है आपका, यहाँ पे लैंटिक लिख दे रहे हैं, जो स्थिर हो मतलब क्या हो, गमन ना करे, तो वो क्या हो जाएगा, लैंटिक आवास हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो झरना भी बहता है, नदी भी बहती है, तालाब और नदी, तो इसमें नदी बह रही है, यहाँ पे तालाब और दलदल दोनों स्थिर है, तो इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए स्थिर शब्द को, स्थिर जल के आवास को हम लोग लैंटिक आवास के रूप में जानते हैं, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय, ये सब हो गए। दो भिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रमित क्षेत्र कहलाता है, सुबह आपको बताया था, मान लीजिए एक सिस्टम ये हो गया, एक आपका बी हो गया, इसके बीच का जो ये संक्रमण क्षेत्र बन रहा है, ये वाला, ये जो संक्रमण क्षेत्र बन रहा है ये क्या कहलाएगा, ये तो ये कहलाएगा आपका इकोटोन, क्या कहलाएगा, इकोटोन कहलाएगा, इकोटोन कहलाएगा। और इसकी जो व्याख्या विशेषता थी, इस सब कुछ आपको सुबह हमने बताई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इकोटोन, आपका डी आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये महासागर हो जाएगा। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, फिर से वही प्रश्न, समुद्री हो जाएगा। परितंत्रों को धरती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर आता रहता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, 2021 में भी आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, आपका सी आंसर यहाँ से हो जाएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी तंत्र मतलब डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, तो डीप इकोलॉजी का प्रयोग था अर्निस्ट नेस ने, आपका डी आंसर हो जाएगा। कब, तो यहाँ पे प्रश्न, अर्निस्ट नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत प्रतिपादन किया था किसने, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो ये किया था क्लेमेंट साहब ने। पारिस्थितिकी नीसे जिसको आला कहते हैं कि संकल्पना प्रतिपादित किया था, तो ग्रीनलैंड ने, ये सब यहीं से फंसते हैं, और यहाँ से अगर नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। आगे लिखा है कि भारत में पारिस्थितिकीय के सरोकारों व एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों को सूची को पढ़िए, तो आइए देख लेते हैं। जैसे वन्यजीव संरक्षण, तो वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन को मान्यता देना और वन संरक्षण है। तो आसान से प्रश्न है, इनको आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए इनमें से, आइए सुमेल कर लेते हैं यहीं से। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आया था। अगर हम लोग आगे और देखें तो जनजातीय और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिनियम दिसंबर 2006 में आया था, और वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980 में आया था। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय के घनत्व की जो प्रवणता है उसको दर्शाती है, तो ये पिक्नोकुलाइन होती है, पिक्नोकुलाइन ये दर्शाती है, मतलब आपका सी आंसर होना चाहिए यहाँ पे, पिक्नोकुलाइन ये आपका सी आंसर हो जाएगा। आइए आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आगे प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, ये रहा प्रश्न, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं। जैसे कि कथन क्या है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगना। तो देख लेते हैं इनमें से
कौन से आपके कथन सही है। तो सबसे पहला कथन तो आपका गलत है, क्योंकि 1986 से होना चाहिए मेरे हिसाब से, 1986 से वैसे हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र जो हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया। तो अब ये सी बात है जो मैं बताना चाह रहा था वही यहाँ पे बता रहा है, पहला तो आपका गलत हो गया। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रिया निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ विनियमित किया गया है, अतः कथन दूसरा भी यहाँ पे असत्य है। तो फिलहाल यहाँ पे डी आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। कथन और कारण वाला प्रश्न आगे कह रहा है पारिस्थितिकीय के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो फिलहाल वही प्रश्न है, फिलहाल इसको हमने आगे बताया था, डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जैव विविधता पे हम आ गए। ये भी जैव विविधता भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई गई है आप लोगों को, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था पहले ही कि हम यहाँ पे केवल प्रश्न देखेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ाया है। तो जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। तो जैव विविधता को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा ये जो इसका एक्सप्लेनेशन वो पढ़ते हैं, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियों की कई समुदायों में संगठित रहती है एवं ये समुदाय एक परितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा मानक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। ये विभाजन वर्ष 1960 में विकेटर साहब ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी आपसे एग्जाम में बन सकती है, तो इसलिए इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के जो माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। तो इनमें से देखा जाती है, ऑब्वियस सी बात है अल्फा हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक जो होता है, स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति जो विविधता उसको दर्शाता है। यह अवधारणा RH विकेटर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बीटा सूचकांक की बात करें तो स्थानीय और क्षेत्र विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। और आसान भाषा में समझा देते हैं, आइए समझा देते हैं। सबसे पहले होती है अल्फा। अल्फा की बात करें तो मान लीजिए कोई क्षेत्र है, तो यहाँ पे हाथियों की जो विविधता हो जाएगी, कितनी प्रकार की, इतनी हाथियों की मतलब संख्या है, ये जो विविधता कहलाती है ये अल्फा कहलाती है। इसी तरह यहाँ पे मान लीजिए गधे की संख्या कितनी है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, अल्फा। अब अगर हम अल्फा के बाद बीटा पे जाते हैं तो बीटा में क्या होता है कि इनमें से कितनी की कमी हो गई, कहने का मतलब इस इकोसिस्टम में आप लोग कितने चले गए। मान लीजिए 100 हाथी यहाँ पे थी तो 50 यहाँ पे चले, तो 50 की कमी हो गई, तो ये आपकी बीटा में होती है। और इनके संपूर्ण जो क्षेत्र होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो गामा कहते हैं। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, तो फिर से वही प्रश्न है, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं का क्या, तो विभिन्नता है, यहाँ पे विभिन्नता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो कह रहा है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पूछा है, तो यहाँ पे डी आंसर होना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन के लिए बहुत ही क्या है, तो महत्वपूर्ण पहलू है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे या फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका जो आंसर होगा अगर इनमें से देखा जाए तो मेरे हिसाब से कहीं आवासीय दिया है, प्राकृतिक आवास का विनाश। यही देखिए, ऐसे प्रश्न अगर बने, अगर भविष्य में आपके एग्जाम में आ गए, तो कहीं भी अगर आवास का विनाश देखा, प्राकृतिक आवास का विनाश देखा हो तो उसी को टिक मारिएगा। देखिए अगर देखा जाए तो इनमें से कई कारण बन सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक आवास का विनाश है ये सबसे इंपॉर्टेंट कारक में से आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक, तो 2030 तक रखा गया, पर बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, तो ये रोजन साहब थे, आपका सी आंसर हो जाएगा। रोजन साहब ने प्रस्तुत किया था। आगे देख लेते हैं हम लोग कि जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है, तो जैव विविधता शब्द की रचना की है वाल्टर जी रोजन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्देशित किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जैव विविधता दशक घोषित किया था। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20, फिर से वही प्रश्न है, जैव विविधता का दशक था ये। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका जामनगर। जामनगर कहाँ पर था, गुजरात में, तो गुजरात में हो जाएगा आपका, देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं जैव विविधता की प्रवणता। तो ये क्या होता है कि जैसे ही अगर आप लोग, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पे इक्वेटर के पास रहेंगे तो जैव विविधता ज़्यादा, जैसे ही ऊपर जाएंगे पोल के साइड तो जैव विविधता में हानि होने लगती है, और जैसे ही पोल से इधर आएंगे तो जैव विविधता में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगती है। यही जैव प्रवणता कहलाता है। इसको और अच्छे से देखना चाहे तो आप लोग मेरा लेक्चर देख सकते हैं।
तो वही सब चीज़ें यहाँ पे दी गई होंगी। आइए थोड़ा सा इनके प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता अगर इनमें से देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, इक्वेटर के पास वाले वन जो होते हैं वहाँ पे 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश होते हैं वहाँ पे पाई जाएगी। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा, शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय जो आपके वर्षा वन होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का जो बायोम होता है इनमें, अर्थात बी आपका आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो यह भी आपके उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र वन होते हैं वहाँ पे, न कि शुष्क में, आर्द्र में सबसे ज़्यादा मिलती है, इस बात को याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षिक काफ़ी अधिक होती है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें दिया क्या है, गहरे समुद्र दिया है, और फिर क्या दिया है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दिया है, कोरल रीफ दिया है और मरुस्थल दिया है। तो फिलहाल यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और कोरल रीफ में से यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रजातीय विविधता सापेक्ष काफ़ी अधिक होती है। तो यहाँ पे कोरल रीफ में और ज़्यादा आती है, तो बी और सी दोनों दे रहा है। फिलहाल आप लोग सी आंसर लगाइएगा, सी में ज़्यादा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की तुलना में देखा जाए तो कोरल रीफ में ज़्यादा हो सकती है जैव विविधता। जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो जब आप भूमध्य, यहाँ पे देख लेगा ऑप्शन के हिसाब से, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा पर एक समान रहती है, ध्रुव की ओर बढ़ती है, तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, आपका आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे हमें सत्य कथन नहीं बताना है, आइए देख लेते हैं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत बात है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय देते हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, जैव जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुव की ओर घटती है। हमें बताना क्या है, इनमें से कौन से सत्य नहीं है। तो पहला ही सत्य नहीं है भैया, पहला ही सत्य नहीं है। मैं तो सोचूं यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए जैसे मैंने बताया था कि अगर आप इक्वेटर से 0 डिग्री से 90 डिग्री के इधर जाएंगे तो जैव विविधता में आपको हानि मिलेगी। क्या मिलेगी, हानि मिलेगी, कमी मिलेगी, इस बात को याद रखिएगा। अगर इधर से इधर जा रहे हैं आप तो यहीं इधर आएंगे तो लाभ मिलेगा, मतलब वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, इस बात को याद रखिएगा। बाकी अच्छे से पढ़ना चाहे तो प्लीज़ एक बार लेक्चर मेरा ज़रूर देख लीजिएगा। अगला आपका है कि ये प्रश्न कहाँ बनाए, यहाँ से ये हो गया ना। अगला आपका सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलो घाटी, शांत घाटी मतलब केरल वाले क्षेत्र में, आप देख सकते हैं। अगला कह रहा है शांत घाटी अवस्थित है, तो ये केरल में अवस्थित है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है। तो ये केरल से हो जाएगी। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी अगर पूछे तो आप लोग उत्तराखंड मारिएगा, फूलों घाटी उत्तराखंड में है। अगला, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है। तो अगर हम लोग इनमें से सबसे उपयुक्त कारण दें, ये विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्र का संगम है, आपका इस कारण हो सकता है, बी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। पर्वतीय प्रवणताओं में अर्थात जो ग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें उच्चतर जो अंतांशों की तुलना में निम्नतर अंतांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, आप लोग समझिए सी आंसर सही होगा। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो जो यहाँ पे अक्षांश की बात करें तो ये 90 डिग्री का 0 डिग्री होगा, तो जो निम्न अक्षांश होते हैं इनके आसपास जैव विविधता अधिक पाई जाती है, इधर कम पाई जाती है, तो वही लिखा है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। और कह रहा है कि जो पर्वत होते हैं तो यहाँ पे ये जो नीचे के क्षेत्र होते हैं यहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है, ऊपर कम पाई जाती है, तो इस तरीके से दूसरा भी आपका सही है। तो दोनों कथन सही है, तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ाया, तो आप लोग प्लीज़ नोट से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तरी कश्मीरी ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना कौन सा जो क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट में है। तो यहाँ से देखा जाए तो पूर्वी हिमालय में अगर देखा जाए तो पूर्वी हिमालय तो हो सकता है, पूर्वी हिमालय हो सकता है, पूर्वी मध्य सागरीय क्षेत्र ये तो नहीं होगा, उत्तरी ये भी नहीं हो सकता, तो केवल एक आंसर यहाँ पे होना चाहिए। ये क्या है, तो हॉटस्पॉट के क्षेत्र में आते हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करें। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल जिसको हॉटस्पॉट कहते हैं, आपका हॉटस्पॉट है, तो आपको पता होगा पश्चिमी जो घाट है और उसके साथ साथ जो आपका क्या है, तो पूर्वी हिमालय। फिलहाल सी आप सब कहीं है तो सी आपको यहाँ पे हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपको बताना कौन से कथन में से सही है। तो देखिए दूसरा कथन तो वैसे ही सही है, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी घाट होना चाहिए, पश्चिमी घाट के साथ साथ क्या होना चाहिए, तो पूर्वी हिमालय होना चाहिए, पूर्वी हिमालय होना चाहिए, बाकी हर जगह हॉटस्पॉट नहीं है,
तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है। और पहला देख लेते हैं, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय में, तो ये ISMI होगा क्योंकि केवल है, और केवल का मतलब यहाँ पे केवल हॉटस्पॉट जो होते हैं वो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि आपके कुछ उच्च अक्षांशों में भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों कथन गलत का मतलब डी आपका आंसर यहाँ से हो सकता है। तो इसे व्याख्या पढ़ लें, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि उच्च अक्षांश प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। ये कौन कौन से हैं? तो पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, म्यांमार भारत की सीमा है जो सुंदरलैंड के आसपास के क्षेत्र तक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक स्थित है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो संतृप्त क्षेत्र देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका पश्चिमी घाट में जैव विविधता पाई जाती है, इस बात को याद रखिएगा। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह गंगा का मैदान है, मध्य भारत है और उपद्वीप में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? तो इनमें से आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो फिर से आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? अरावली पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और आपका सिंधु गंगा मैदान, तो पश्चिमी घाट ही होगा। भारत में जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट पूर्वी घाट दिया है, पश्चिमी घाट दिया है, पूर्वी हिमालय दिया, पश्चिमी आपका भारत दिया है। तो भारत में जैव विविधता प्रखर स्थल है। तो अगर हम लोग देखें इनमें से तो सबसे पहले तो पश्चिमी घाट श्योर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? पूर्वी हिमालय हो जाएगा। तो 2 और 3 मतलब आपका बी आंसर होना चाहिए। बी आपका आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो इनमें से देखा जाए तो पूर्वी हिमालय ही सही है। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट से आंसर आपका हो सकता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो इनमें से देखा जाए तो आपका हिमालयन, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट और विंध्यन। तो विंध्यन नहीं है आपका, जो बी आंसर है ये सही हो जाएगा यहाँ पे बी। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो पूर्वी हिमालय और आपका कौन सा? तो पश्चिमी घाट, मतलब बी आंसर होना चाहिए 1 और 3। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। एक ही प्रश्न काफ़ी बार पूछा है तो आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है? संवेदनशील स्थल माना जाता है तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है, मतलब वही हॉटस्पॉट माना जाता है, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। और आपका पूर्वी हिमालय, मतलब बी और सी दोनों होना चाहिए यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है, ये भी होगा और ये भी होगा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। चलिए फिर आगे प्रश्न पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही नहीं है? 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग होते हैं। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा डीप जाके ये पूछा हुआ है, तो तीनों कथन सही है। आपको पता होगा 36वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत क्या होता है? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। और जो लेप्चा जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम में पाई ही जाती है। और एक क्या था? वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थल है के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो देखा है जाति बहुत, जो स्पेसिस आपकी रिचनेस है ये तो हो सकता है जाति बहुत ही अच्छा है। फिर दूसरा देखें वनस्पति घनत्व, तो ये नहीं है। स्थानिकता है, ये हो सकता है, स्थानिकता है वहाँ पे। मानव जाति, वनस्पति महत्व, आशंका बोध, वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण आर्द्र परिस्थितियों के प्रतिकूल अनुकूल, तो छठा भी नहीं होगा। तो छठा से 2 तो चला गया, 3 चला गया, 1 3 5 होगा। 1 3 5 आपका आंसर हो सकता है, 1 3 5 आपका सही आंसर भी है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारक पढ़ लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग जैव विविधता के प्रमुख ह्रास का कारक पूछे, मतलब पढ़ें, तो इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। थोड़ा सा प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम लोग कर लेते हैं, तभी ये लेक्चर जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। जैव विविधता के नाश का कारण है, तो जैव विविधता के नाश का कारण अगर देखा जाए तो सबसे एग्जैक्ट बताइएगा। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त में से सभी हो सकता है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासियों का विनाश। सबसे सुटेबल आपका यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे प्रश्न बनता है तो प्राकृतिक आवासीय विनाश
सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर है। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो आवासीय विनाश इनका हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापमान, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, शाकाहार का प्रोत्साहन। तो अगर देखा जाए वैश्विक तापमान से हो सकती है, आवास के विखंडन से भी हो सकती है, विदेशी जाति के संक्रमण से भी हो सकती है, लेकिन शाकाहार को प्रोत्साहन से कोई मतलब नहीं है। आपका ये आंसर होना चाहिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? भूमंडलीय तापमान, प्राकृतिक आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, शाकाहार का प्रोत्साहन। वही प्रश्न है, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बस ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। सी आंसर होना चाहिए। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पंक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण क्या हो गई, वृद्धि हुई है। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक रसायनों और उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। बताइए, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा अभी टेक्निकल प्रश्न है। देखिए, अगर पहला देखा जाए कोई मतलब नहीं, शिकारी की संख्या की असाधारण वृद्धि, कहाँ शिकारी, आजकल कोई शिकारी बचा है? कोई शिकारी नहीं है, तो पहला तो वैसे ही गलत है। दूसरा देखते हैं, जैव कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये तो इसी कारण बेचारे खा के मर जा रहे हैं जो आपके पंछी वगैरह हैं। तो दो तो हो सकता है। पंछियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है, और कीटनाशक रसायन उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं को बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, ये भी सही है। 4 भी सही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 हो सकता है। पंछियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती, हम लोग जंगल वगैरह, जो आजकल जंगल है या फिर जो पेड़ पौधे थे उसको काट दे रहे हैं, लेकिन उतना सुटेबल नहीं है। 3 और 4 अगर ऑप्शन में बना है तो 3 और 4 ही मारिए, सी आपका आंसर हो सकता है यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है कथन और कारण वाले। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय जो देश हैं, उष्णकटिबंधीय देश का मतलब समझते हैं आप लोग? तो ये देश जो कि आपके 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री इसके मध्य जो देश पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंधीय देश होते हैं। तो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति की जो संख्या है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तितलियाँ कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। आइए देखते हैं इनमें से कौन सा सही जवाब है। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी करा है। फिलहाल ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, तितलियों की बात करें, यहाँ पे लिखा क्या है, तितलियाँ जो होती है अनियंत्रित तापीय प्राणी मतलब कोल्ड ब्लडेड होती हैं, इसलिए इनके रहने के लिए उष्ण और गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही कारण है कि तितलियाँ सर्वाधिक जो प्रजाति है उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। तितलियाँ अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती हैं, परिणाम स्वरूप इनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। बहुत कम तापमान होने की स्थिति में यह उड़ान नहीं भर सकती हैं, इसलिए आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर ये क्यों सही है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो जैव विविधता का अधिकतम संकट किससे है? तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के विनाश से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण या फिर कृषि के विस्तार। तो बंजर भूमि का वनीकरण हो रहा था और अच्छी बात है ना, तो फिलहाल सी आंसर नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें से पोषण स्तरों में कम संख्या, आपका डी आंसर हो सकता है। जैव विविधता का संरक्षण इन सीटू एक्सीटू, ये सब चीज़ें आपको पढ़ा दी गई है। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से इसको भी हल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैवमंडल रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या फिर जंगली जंतु का अभ्यारण्य। तो सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय मतलब इन सीटू, स्वस्थानीय की बात कर रहे हैं, इन सीटू पद्धति नहीं है। स्वस्थानीय मतलब होता है वहीं, मतलब मान लीजिए ये कोई आपका नेशनल पार्क था, यहीं पे जब इसका संरक्षण किया जाए तो वो स्वस्थानीय होता है। और एक स्थानीय होता है एक्सीटू, या मतलब मान लीजिए ये शेर था, इसको उठा के यहाँ पे बेड़ा बना के यहाँ पे इसका कंजर्वेशन किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है, तो वो आपका बास्थानीय या फिर एक्सीटू हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा इन सीटू नहीं है। तो जीव मंडल राष्ट्रीय क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व होगा, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पे वनस्पति उद्यान है, बी आंसर हो सकता है, जो कि क्या नहीं है, तो इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि देखिए, वनस्पति संरक्षण हेतु वनस्पति उद्यान स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि जीव मंडल, राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो इन सीटू जो होता है इसके लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। फिर से वही प्रश्न है, वनस्पति बाग या फिर वनस्पति उद्यान हो जाएगा। निम्नांकित क्रायो बैंक
XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानता प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रोजन कह दिया, नाइट्रोजन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा व्याख्या पर लेते हैं। XC2 संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों जानवरों को की जो विलुप्ति प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। जो उनका प्राकृतिक आवास से उनसे हटा के दूसरे स्थान पर उनका क्या संरक्षण किया जाता है? XC2 संरक्षण के तहत जीवित शुक्राणु अंडों तथा भ्रूणों के नमूने को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। कह रहा है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो ये जैवमंडल रिजर्व हो जाएगी, बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, मतलब आपका ये आंसर हो जाएगा। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, तो ये आनुवांशिक आपका विभिन्नता के कारण है। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल में समान तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। कह रहा है निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन मतलब कोरल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा, मतलब सागरीय जल के सामान्य तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी, तो आपको पता है कि कोरल ब्लीचिंग तुरंत स्टार्ट हो जाती है। अगला है निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो फिर से वही प्रश्न, वैश्विक ऊष्मन हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। तो इनमें से देखा जाए तो देखिएगा अंडमान निकोबार में तो है ही, इसके साथ साथ अगर देखा जाए कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, सुंदरवन में नहीं है। आपका 4 आंसर यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आप जैव विविधता का उपयोग देख लेते हैं। ये भी मैंने बताया कि दवाइयों के लिए उपयोग होता है, यहाँ से इस चार्ट से समझ सकते हैं जैव विविधता का उपयोग कहाँ है। तो देख लीजिए आपका यहाँ पे अगर देखें तो दवाएं जो औषधियाँ इनमें उपयोग किया जाता है, सांस्कृतिक लाभ हैं इसके, और सौंदर्य लाभ हैं, परितंत्र की सेवाएं हैं, प्राकृतिक संतुलन है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। और ये दवा में कुरेन, टेक्साल, ये सब चीज़ें बनती है, सब चीज़ें मैंने बताई है। अगर नहीं देख रहे तो ये चार्ट को आप लोग एक बार बस देख लीजिएगा, यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप कर सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी है। तो मृदा निर्माण से, मृदा अपरदन की रोकथाम से, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण से, शस्य परागण से। तो देखा जाए चारों ही फैक्टर हो सकते हैं, डी आपका आंसर हो जाएगा। अब IUCN पढ़ लेते हैं। तो IUCN के बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, प्लीज़ आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आइए थोड़ा सा प्रश्न हम लोग हल करते हैं यहाँ पे। तो पहला प्रश्न काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न में, जो एक ही जगह दिखे आपको। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित जो आपकी रेड डाटा बुक में निम्नलिखित सूचियों सम्मिलित की जाती हैं। तो जीव विविधता के प्रखर स्थल हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची के लिए, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची के लिए, विभिन्न देशों के में प्राकृतिक आपकी संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची के लिए। तो आइए देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले IUCN की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो IUCN जो होता है इसमें क्या क्या होता है? तो IUCN में अगर देखा जाए तो संकटग्रस्त जो पौधे और पशु हैं उनकी सूची तैयार की जाती है। तो फिलहाल अगर हम लोग पढ़ें इसमें से केवल 2 तो मुझे सही लग रहा है, पहला तो आप गलत है, तो केवल 2 मतलब आपका बी आंसर होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ से व्याख्या से पढ़ के सारा आंसर निकाल सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, जिसको IUCN कहते हैं, द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त जो आपके पौधे और पशु हैं, जातियाँ हैं, उनकी सूचियाँ सम्मिलित की जाती है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? तो IUCN हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो IUCN हो जाएगा, फिर से आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। इसके तहत उन प्रजातियों की रखा जाता है जिन पर विलुप्ति होने का खतरा मंडरा रहा है। विलुप्त होने वाली प्रजाति की सूचीबद्ध, फिर वही प्रश्न है, रेड डाटा बुक हो जाएगी। रेड डाटा बुक का संबंध है किससे? तो अगर देखा जाए तो विलुप्ति के संकट के ग्रस्त जीव जंतुओं से रेड डाटा बुक के आंकड़े सम्मिलित हैं। तो आपका लुप्तप्राय प्रजातियों में निम्नलिखित में से कौन एक प्राणी समूह संकटापन से जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो इनमें से महान भारतीय जो सारंग है, कस्तूरी मृग है, लाल पांडा और एशियाई वन गधा, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय पंछियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन किस्म है? तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगी। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखी गई हो, कितने? तो 50 वर्ष से, आपका बी आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम लोग सुमेल कर लेते हैं।
कुछ वन्य प्राणी हैं और प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इनमें से, तो क्या कह रहा है आपका, नीले मीन पक्ष वाली महासीर, कावेरी नदी में इरावदी डॉल्फिन, चंबल नदी में मोर, छाप, चित्तीदार। तो अगर देखा, ये पूर्वी घाट की बिल्ली बता रहा है, तो मतलब यहाँ पे होना चाहिए। आइए देख लेते हैं इनमें कौन आपका सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित सबसे पहले जो नीले मीन पक्ष वाली मासाहिर, ये कावेरी में पाई जाती है, तो आपका सही सुमेलित है। इरावदी डॉल्फिन जो चंबल नदी में बता रहा है, ये गलत है। दूसरा वो गलत है, तीसरा भी आपका सही है। तो थोड़ा सा जो इरावदी डॉल्फिन है, देखिए इरावदी डॉल्फिन जो एक समुद्री डॉल्फिन है जो बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहाने तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, इसलिए आपका ये क्या है, तो रॉन्ग है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो जैविक विविधता एवं संकटपन जो जातियाँ हैं, तो इनसे प्रश्न के माध्यम से हम लोग पढ़ लेंगे। तो आइए थोड़ा सा प्रश्न देखते हैं। हाँ, कौन सी ड्रग्स गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? डिक्लोफिनेक सोडियम कह दिया, तो डिक्लोफिनेक सोडियम आप लोग लगाइएगा, मतलब सी आंसर होगा। बहुत बार ये प्रश्न बना हुआ है, तो इसलिए मुझे याद है। दरअसल होता क्या है कि आप लोग की जो मवेशी होती है, मवेशी मतलब हमारी जो गाय भैंस होती हैं, तो वो उनको जब बुखार होता था या फिर उनको जब बुखार होता था या फिर कुछ चोट लग जाती थी, तो हम एक दर्द नाशक दवा देते थे, डिक्लोफिनेक सोडियम नाम की। जब ये इनको हम लोग देते थे, मान लीजिए किसी कारण वो नहीं बचती थी, मर जाती थी, तो जब हम इनको फेंक के चले आते थे, पहले क्या होता था, गाड़ते नहीं थे, फेंक के चले आते, तो गीद इनको खाते थे। तो जब गीद खा लेते तो गीद की जो किडनी होती है वो खराब हो जाती थी। तो इस कारण क्या हुआ, जो गीद थी उनकी जनसंख्या में कमी आने लगी। तो फिलहाल डिक्लोफिनेक सोडियम यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जो जनसंख्या है उसका मुख्य कारण क्या है? तो डिक्लोफिनेक सोडियम दवा का अत्यधिक प्रयोग आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्ति होने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर से डिक्लोफिनेक हो जाएगा। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो अगर प्रमुख कारण देखा जाए तो जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, आपका कौन सा? डिक्लोफिनेक सोडियम। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी क्या है? तो इसकी जो स्थिति है, इसके लिए उत्तरदायी कारक देखा जाए तो गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि है, आपका बी आंसर हो जाएगा। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही, तो कौन सी है? डोडो। डोडो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो मॉरिशस में टम्ब लाकोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है, डोडो पंछी विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा है, जिसकी वजह से यह भी लगभग विलुप्त हो रहा है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़यन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो ये एक चमगादड़। फ्लाइंग फॉक्स क्या है? चमगादड़ है। और आइए थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। इसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, ये क्या है? तो ये स्तनधारी है, अर्थात आपका क्या है? तो डी आंसर हो जाएगा, मैमल से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो ये एक आपका शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो अनुसूची है कि उसके अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो इनमें देखा जाए तो ये जो पहला था ये शाकाहारी है, बिल्कुल सही है। और ये जो आपका मन्नार की खाड़ी है ना, इसी के क्षेत्र के आसपास पाया जाता है और यहीं पे आपका यहाँ पे संरक्षण जो इसका केंद्र वो भी बन रहा है। तो फिलहाल दूसरा तो आपका सही गलत हो जाएगा। कह रहा है तीसरा, तो तीसरा भी आपका सही है। 1-3 होना चाहिए, तो सी आपका आंसर यहाँ से हो सकता है। तो देखिए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख ले। तो डुगोंग एक समुद्री स्तनधारी है जो एक शाकाहारी होता है और ये घास खाता है। और अगर इसमें आगे देखा जाए, इसीलिए इसको समुद्री गाय कहते हैं, क्योंकि घास खाता है, इसीलिए इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है। डुगोंग जो है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल है। ये कह रहा है बलुई आपकी लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कई परभक्षी नहीं है, मतलब कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वस्त होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। ये पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोग देख सकते हैं, भारतीय वन भैंस, भारतीय वन गधा, भारतीय वन शूकर या फिर भारत गजेल। तो इसमें से देखा जाए तो एक प्रकार का गधा है, कौन सा? भारतीय वन गधा, आपका बी आंसर हो जाएगा। तो देखिए कच्छ के रण में भारतीय वन गधे का प्राकृतिक आवास है। इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास क्षेत्र की सीमित होते जाने के कारण इसका अस्तित्व अब खतरे में है। अगला प्रश्न है आपका कि पोर्सोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्राय क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? तो ये जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता कम करने लगता है, इस कारण इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। ये जो नाम है इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा भैया,
ये कभी आपसे एग्जाम में आ सकता है। एक सेकंड, इसको मैं अच्छे से मार्क कर देता हूँ ताकि गलती आप लोग ना करें। ये हो गया आपका, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आज का है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किन में सिंहपुच्छी बानर, जिसको मकाक कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो अगर बात करें तमिलनाडु दिया, केरल दिया, कर्नाटक दिया, आंध्र प्रदेश दिया है, तो इसमें से ये कहाँ पे, तमिलनाडु में हो सकता है, केरल में और कर्नाटक में। तो 1 2 3 होगा आपका, आंध्र प्रदेश यहाँ पे नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ। इनको बताना कि कौन कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो भारत में पाए जाते हैं काली गर्दन वाला सारस, लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। चीता की बात करें तो चीता तो विलुप्त हो गया था, फिलहाल इस समय आया हुआ है। और उड़न गिलहरी की बात करें पाई जाती है हिम तेंदुआ, 1 3 4 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिन्ह, मिनीवेट और हाई थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है। तो ये सब पंक्षी हैं, आपका पंक्षी हैं ये सब, इस बात को याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपिर पाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से आपके कथन सही है। ये रहे कूट, आपको कूट की सहायता सही उत्तर का चयन करना है। तो केवल पहला सही है आपका, ये आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समुद्र, अंडमान और निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगोंग, डॉल्फिन, वेल, साल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है, जिसको लवण जल मगर कहते हैं, ये सब पाए जाते हैं। और आगे देखा जाए श्रू एवं जो टैपिर है, ये विशालकाय हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय में, ना कि मालाबार क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस कारण ये गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। भारत में स्लो रोरी से उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना, आइए देख लेते हैं। तो भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं, क्या ये बात सही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तरी पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है और मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में ये पाया जाता है। इसलिए आपका पहला क्या है, तो गलत है, पहला आपका गलत है। दूसरा कह रहा भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, तो ये बात आपकी सही है। तो अगर हम लोग देखें तो जो आपका स्लो लोरी से ये कहाँ पे, तो असम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के क्षेत्र में पाया जाता है। फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो सुनहरे लंगूर आपका विलुप्त प्राय बता रहा है, मरुस्थली बिल्ली विलुप्त प्राय बता रहा है, हुलाक आपका गिब्बन जो विलुप्त प्राय, और एशियाई जंगली कुत्ते इसको भी असुरक्षित बता रहा था। ये पढ़ लेते हैं तो इसी व्याख्या से हम लोग देखिए, आयुष्मान की रेलिस की नवीनतम सूची के स्थान से देखा जाए तो मरुस्थलीय बिल्ली के नाम से कोई भी जानवर सूचीबद्ध नहीं है। चीनी मरुस्थलीय बिल्ली सूची में शामिल है, जिसे सुभेद्य वनरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है, तथा एशियाई जंगली जो कुत्ते हैं विलुप्त श्रेणी में हैं। इस प्रकार विकल्प बी और विकल्प डी दोनों सही हैं, सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बाद में जारी किए संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को क्या कर दिया गया था, तो मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, मतलब गलत डिलीट कर दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं रामसर सम्मेलन, काफ़ी अच्छे से इसको भी हमने पढ़ा है, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इसके भी प्रश्न उत्तर हम लोग कर लेते हैं। हाँ, तो प्रश्न है क्या कि रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था क्या। तो ये नमभूमि वेटलैंड जो होते हैं, तो यहाँ पे पढ़ें तो रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान के अवस्थित नगर 2 फरवरी 1971 में हुई बैठक के बाद में कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा वर्ष 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। रामसर में हुई बैठक के कारण इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे, तो फिर से वही प्रश्न आपका आर्द्र भूमि संरक्षण से। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो बिहार का तो बेगूसराय में स्थित है। क्या नाम है उसका, तो अगर नाम पूछे तो हाँ ये आपका काबरताल आर्द्र भूमि है। अगला कह रहा है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, आप लोग को पता ही होगा, ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, तो ये आपका गुजरात हो सकता है। यहाँ पे निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव झील और वुलर झील, तो ये सभी को प्राप्त है, आप सबको पता होगा। कुछ इसमें से मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। वर्तमान में 75 रामसर स्थल है, आप लोग को पता होना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है, तो इनमें से देखिए सी और डी को बता रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल ये सब डाटा बदल गए। हाँ, कि यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड्स है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड है के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय होता है, तो इससे अभिप्राय आपको बता देते हैं। मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकीय स्वरूप में परिवर्तन हो गया है,
या फिर हो रहा है या फिर होना संभावित है। फिलहाल आपका ए आंसर यहाँ पे सही है। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि अर्थात बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी होती है या फिर उपयोगी है? तो ये होती है, इनमें से देखा जाए पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी तत्वों के मुक्त करने हेतु, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम होती। अर्थात आपका डी आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमियों के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। कुल की सहायता सही उत्तर का चयन करना, तो यहाँ पे केवल एक सही है। आइए तो इससे व्याख्या देख लेते हैं। तो ये रिसेंट डाटा ये तो बदल गया होगा, तो इसको हम लोग अभी जो रिसेंट वाला है उसको देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होती है। हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं विभिन्न अधिनियम एवं करार। तो देख लेते हैं जो ये हाँ विभिन्न अधिनियम और करार है, इसके भी प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न ये रहा, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था कब? 2002 में। तो आपका बी आंसर हो जाएगा 2002 में। ये सब चीज़ें हमने पढ़ाई है फिलहाल, इसीलिए केवल प्रश्न कर रहे हैं। अगला है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2002 में। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित हुआ था तो 2003 में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? तो चेन्नई में। चेन्नई मतलब आपका ये आंसर हो जाएगा। हाँ, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जिसको एनबीए कहते हैं, भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है। 1 और 3 आपका यहाँ पे सही। जैसे एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। और जो तीसरा है कि एनबीए जो होता है अर्थात जो आपका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है कि अनुशंसा के बिना अनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। फिलहाल यहाँ पे 1 और 3 सही है, दूसरा आपका गलत है। अगला आपका है कि हाँ ये है कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यह संरक्षित संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई है। यह महत्वपूर्ण पंछी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। फिलहाल यहाँ पे 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा आपका यहाँ पे ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो इनमें से देखा जाए तो केवल तीसरा कथन सही है। जैव सुरक्षा उप समिति प्रोटोकॉल अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है। आइए थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। बाकी अगर इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहे तो प्लीज़, मैंने पढ़ाया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इनके बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। बहुत कम लेक्चर में, बहुत 9 लेक्चर में सारी इन्वायरमेंट इकोलॉजी मैंने पढ़ाई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि आपके यूपीपीसीएस में, इसमें देखिए ज़्यादातर ये जो टॉपिक होती है ना आईएएस में आती है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा आईएएस के प्रश्न है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप जो अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय। तो इसमें बताना है कौन सा आपका सही है। तो इनमें से तीनों ही सही है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। तो चेन्नई में स्थापना की है, आपका बी आंसर हो जाएगा। बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र एवं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। तो आइए इसके भी प्रश्न देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल था वो संबंधित था किससे? तो पर्यावरण वन मंत्रालय, आपका सी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टेजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए। भारत में इसको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्रियान्वयन करता है, मतलब इसको क्रियान्वयन करता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका नगोया में। तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों द्वारा 10वां सम्मेलन नगोया जापान 2010 में आयोजित किया गया था। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई थी। इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाए गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। यूएन का जो रेड प्लस है प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी क्रियान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। जैसे जैव विविधता के संरक्षण करने में वन परिस्थितिकी की जो समूहस्थानशीलता में गरीबी कम करने में। तो फिलहाल ये आपके डी आंसर हो जाएगा तीनों में। आगे प्रश्न देख लेते हैं। ये सब चीज़ें आप मतलब थोड़ा सा वैसी हैं। जैव विविधता में विविध देख लेते हैं, आप थोड़ा सा अच्छी चीज़ें आई हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया हो जाएगा, आप सबको पता है। सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन
एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो जो व्यापक नीच है अर्थात क्रमता, ये नहीं है। अगला कह रहा है यहाँ पे, अगला प्रश्न ये पीछे से पूछा तो पूछ सकता है बाद में भी। सिबक थ्रोन के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा स्रावित को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटो ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना, मतलब कि आपको बताना है कौन सा ये पौधा है। तो ये है आपका लद्दाख। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। तो इस पौधे की बात हो रही थी, कौन सा पौधा था यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सिवन क्रोथ ये पौधा था। ये पौधे की बात हो रही थी। ये पाया जाता है कहाँ से, ये पूछा तो लद्दाख में पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है। मुझे ख़त्म करना है जैसा मैंने कहा है, तो इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है। तो हम लोग ख़त्म कर देंगे, ये विश्वास रखिए। ये सब चीज़ें जो हैं। आइए ये प्रश्न करते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू और जो रोडेंट्स होते हैं, उपरोक्त में से किस प्रकार के जंतु शीत निष्क्रियता होती है, मतलब कि आपकी विंटर स्लीप होती है, कि परिघटना के प्रक्षेपण किया जा सकता है। तो जितने भी आपके कुतरने वाले जीव होते हैं, जिसको कृदंत कहते हैं, ये तो जाते हैं। भालू की बात करें तो भालू जाता है कि नहीं, और चमगादड़। तो आप लोग इसका अनुभव कैसे करेंगे, आप लोग ये देखिएगा ठंडियों में कौन कौन से जीव आपको दिखने को मिलते हैं। जो नहीं दिखने को मिलते होंगे वो जाते होंगे कहाँ पे, तो शीत निद्रा में। तो चमगादड़ आपको ठंडी में मिलती है, नहीं मिलती है। भालू भी नहीं मिलता है। और चूहे, सांप, चूहे हो गए, खरगोश है, ये सब तो चले जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1 2 3 हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं। गिलहरी, भालू, कुछ कीटभक्षी चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब वे शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। शीत निष्क्रियता की स्थिति इन प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है, श्वसन मंद हो जाता है, उपापचय घटता है और ये उसी वसा के सहारे जीवित रहते हैं जो शीत नियता पूर्व उनके शरीर में संचित हो जाती है। जबकि कृदंत की बात करें, जो रोडेंट होते हैं, उनमें गिलहरियाँ, छछूंदर, चूहे, मूषक आदि, ये सब क्या होते हैं, तो ये भी सब शीत निद्रा चले जाते हैं। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, तो ये अच्छा प्रश्न है। ये गहरे सागर में होगा, ऑब्वियस सी बात है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है तो 22 तारीख को मनाया जाता है। तो 22 तारीख इसमें दी गई है, तो 22 मई को मनाया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो फिर से प्रश्न वही है आपका, 22 मई हो जाएगा। कह रहे टूमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखक या लेखिका है, तो ये हो जाएंगी वंदना शिवा। हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन, तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। इसके प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कह रहा ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की कैसी प्रक्रिया है, तो जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान क्या होता है, तो बढ़ता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या फिर उपग्रह के वातावरण में ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें जो वातावरण ऊष्मा को सोख लेती हैं। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना। अगला ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का वातावरण गर्म होना, मतलब आपका ये आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों की कल्पना की थी, तो आपको पता होगा किसने की थी, तो फोरियर साहब ने, जोसेफ फोरियर साहब ने की थी 1824 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1824 में जोसेफ फोरियर ने की थी। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो किससे होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, तो अगर इसमें से देखा जाए तो अमोनिया, ये सब भी कार्बन मोनोऑक्साइड ये आता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन हो सकती है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, देखिए जलवाष्प 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन आपका इतना परसेंट,
आइए आगे देखते हैं। वैश्विक ताप में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो फिर से अगर इनमें देखिए जलवाष्प पाए तो जलवाष्प को मारिएगा, भले कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में दिया गया हो, जलवाष्प सबसे ज़्यादा करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित घटना जो घटता क्रम है उसमें व्यवस्थित करना है इनको। तो इनमें से अगर देखा जाए घटते क्रम के हिसाब से तो CO2 सबसे ज़्यादा, CH4, फिर ये आपका डी आंसर हो जाएगा, सही है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, आपका मीथेन भी होता है क्या? तो इसमें से देखा है कई हो सकता है, ई है, BPSC है, तो ई आंसर लगाइएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आर्गन का आंसर हो जाएगी आपका, सी आंसर हो सकता है। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि, यही हो सकता है आपका ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वत्रित तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो फिर से आपका आंसर कौन सा? सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, आपका ए आंसर हो सकता है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रस के ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं है, सॉरी। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धित करती है, तो ये मीथेन गैस हो जाएगी। देखिए अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें, ये प्रश्न बहुत बनता है, धान के खेत, कोयले की खादानें, घरेलू पशु, वातावरण से मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। उल्लेखनीय है कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। निम्न में से कौन हरितगृह गैस नहीं है? तो फिर से वही प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो पृथ्वी वायुमंडल में पाए जाने वाले प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड है। वही मैं कह रहा हूँ, नाइट्रस ऑक्साइड निकल गया मेरे मुँह से। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक जो आपकी उष्णता या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएंगी। फिर से वही प्रश्न आपका, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो फिर से यहाँ पे देखा जाए तो आपका तीनों ही हो सकती हैं। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कौन सी हो जाएंगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो फिर से हाइड्रोजन हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगी। इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो CH4 मतलब मीथेन तो है, CFC भी है, SO2 नहीं है, NO2 N2। तो इनमें से अगर देखा जाए तो ये आंसर होगा। अगला कह रहा है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो अगर परिवर्तन देखो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, वायु की गति बढ़ जाती है। ये क्या मतलब है भाई साहब? इस पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पृथ्वी के वातावरण में विद्यमान हरित गृह गैसों एक ऐसे आवरण की तरह व्यवहार करती है जिसमें सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण तो प्रभावित हो सकती है, परंतु पृथ्वी से वापस जाने वाली दीर्घ तरंग विकिरण इसे पार नहीं कर पाती है। परिणामस्वरूप पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ता है। इसी प्रक्रिया को हरितगृह प्रभाव के रूप में हम लोग जानते हैं। आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? तो सारे विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। दरअसल होता क्या है, आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझा देते हैं, क्योंकि कहेंगे तो सर बता नहीं रहे। वैसे अगर प्लीज़ आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। दरअसल ये सूर्य है, तो सूर्य से जो किरणें आती हैं आपकी किस तरीके से आती हैं? तो शॉर्ट वेव में आती हैं, शॉर्ट वेव में आती हैं। जब ये पृथ्वी से टकरा के वापस जाती हैं तो ये लॉन्ग वेव हो जाती हैं। अब लॉन्ग वेव की खासियत ये होती है कि ये गैस है, वातावरण इसको पार नहीं कर पाती हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसको एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसीलिए तापमान यहाँ पे बढ़ जाता है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न क्या कह रहा है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, तो यहाँ के भी प्रश्न उत्तर सीधे हम लोग देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण है, डी आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है, तो इसमें भी आपका डी आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? हानिकारक भी और लाभदायक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, डी आंसर हो सकता है आपका। देखिए भैया कैसे हानिकारक है, तो अगर कार्बन CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे और हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं ये कैसी है। तो लाभदायक और हानिकारक दोनों है।
अगला है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन का सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो एक, जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई जो पादप वृद्धि है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालित की संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। तो प्रमुख कारक बताना है। तो अगर जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन देखा जाए तो हो सकता है। दूसरा है कि तेल चलित स्वचालित संख्या में विस्फोटन, ये भी हो सकता है। अत्यधिक वनोन्मूलन ये हो सकता है, लेकिन तीन से कोई मतलब नहीं है, बी आंसर आपका होना चाहिए। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। कह रहा फसल ज्यादा मात्रा में अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपरोक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं, मतलब कौन से निकलते हैं। तो इनमें से देखा जाए 1 2 3 4 चारों निकलते हैं। देखिए अगर फसल ज्यादा मात्रा अवशेष का दहन करेंगे क्या क्या निकलेगा, तो ये सब देखिए इतनी चीज़ें निकलेंगी। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, सी आंसर हो जाएगा। वैश्विक उष्णन उत्सर्जन के कारण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। भूमंडलीय उष्णन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रही है। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। 0.03% होना चाहिए, यही आपका सही है, बी आंसर। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, तो भूमंडलीय तापन का कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु और आर्द्र भूमि से क्या है, कौन सी गैस निकलती है, यही पूछ रहा है आपका। तो अगर देखा जाए पूछ रहा क्या है, इनमें से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। अच्छा, कहाँ से मीथेन निकलती है, धान के खेत से निकलती है, कोयले खनन से भी निकलती है, पालतू पशु जो होते हैं उनकी चुगाली करते हैं तो उनके मुंह से मीथेन निकलती है, और आर्द्र भूमि से भी निकलती है। तो इसी से आपका डी आंसर हो सकता है यहाँ पे, डी। अगला कह रहा है मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है। तो केवल धान के खेत से, केवल दीमक की बावड़ी से, सी आंसर होगा, दोनों से निकलती है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो ये मीथेन हो जाएगी, आपका डी आंसर हो जाएगा यहाँ से। धान के खेत से वही प्रश्न है, मीथेन। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निष्कर्षण होता है फिर वही मीथेन हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि हाँ, ये प्रश्न हम तो पढ़ लेते हैं हम लोग। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं। कह रहा वायुमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तर के नीचे पाए जाते हैं। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में अवशोषित हो जाता है। पूर्व की सहायता सही उत्तर का चयन करना था, डी आपका सही है, तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव आ गया, तो इसके कुछ प्रश्न होंगे, वो प्रश्न हम लोग देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। हाँ, तो कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप आपका स्वाभाविक संपर्क बेहतर हो गए हैं, हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है, समय से पूर्व आम में बाढ़ आने लगा है, स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ा है। कुल की सहायता से उत्तर का चयन करें। तो भैया इससे स्वाभाविक संपर्क कैसे होगा, ये तो गलत हो गया ना। हिम नदी मतलब जो ग्लेशियर वो पिघलने लगे हैं, बिल्कुल सही बात है। समय से पूर्व बाढ़ आने लगा, ये तो सही बात है। और ये क्या कह रहा चौथा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, ये भी सही है। 2 3 4 होना चाहिए, आपका बी आंसर यहाँ से हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल वृद्धि का विरंजन होना। तो चारों फैक्टर हो सकते हैं, आपका डी आंसर हो गया। निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो इनमें से देखा जाए तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड के जो हिम चादर हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस तक के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा। तो अगर असर देखा जाए तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये असर होगा आपका कौन सा, बी बोले तो क्या, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 क्या है, तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त हो जाएगा, और दूसरा क्या है, विस्तृत प्रवाल जो है वो मृत हो जाएगी, मतलब मर जाएगी। अगला प्रश्न, जैविक उष्णन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। तो यहाँ पे
देखिए चक्रवात की भी बड़े, तूफान और भवंडर की भी डी आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को प्रदर्शित करता है? तो 0.09 डिग्री सेल्सियस। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 1.8 फ़ारेनहाइट की। कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा कितना? तो ये हो सकता है -18 डिग्री सेल्सियस। ये प्रश्न रिसेंट आया हुआ, देख लीजिए 2020 में आया हुआ प्रश्न है। 2020 में आया हुआ प्रश्न, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या, जो हरित गृह प्रभाव है ग्रीन हाउस इफेक्ट है के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा तो -18 डिग्री सेल्सियस होगा। अर्थात जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो नहीं रहेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, जो नाइट्रस का ऑक्साइड है, तो इनके बिना जो तापमान वो लगभग कितना चलाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। यदि किसी महासागर का पादप पलवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो इसका प्रभाव अगर देखना चाहें आप लोग क्या होगा, तो सबसे पहले कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। ये कोई बात नहीं हुई, 1 और 2 हो सकता है, तो ये आंसर यहाँ से हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका 2002 में आया हुआ, छोड़ देते हैं इसे। अब जलवायु परिवर्तन आ गया, तो जलवायु परिवर्तन थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के बारे में भी काफ़ी अच्छे से आपको हमने पढ़ाया हुआ है। तो आइए जलवायु परिवर्तन के जो प्रश्न वो देख लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अब छोटा छोटा नोट्स में लिखा होता है ना, तो प्रश्न उत्तर कर लेंगे, बहुत हो जाएगा उतना। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस, आप सबको पता होगा, ये आंसर हो सकता है यहाँ पे। तो वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। वर्ष 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोटोविस, पोलैंड में हुआ था। और जबकि वर्ष 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन कहाँ पे? सम्मेलन मैड्रिड में, स्पेन में हुआ है। 21 वाला जो 26वां जलवायु परिवर्तन है ये कहाँ पे? ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में हुआ आयोजित किया। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था? तो फिलहाल अभी हमने बताया 21वां। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन गैस हो सकती है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो ये आपका चीन हो सकता है। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया का कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो कहीं भी आपका भूटान दिख रहा है, भूटान आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, छठे का सी आंसर हो जाएगा। 2050 के नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होनी चाहिए। यहाँ पे केवल 2 सही है, बी आपका आंसर सही है। देखिए नेट जीरो की बात करें तो नेट जीरो का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वातावरण में से अवशोषित की गई गैसों की मात्रा के बीच संतुलन होना है। वैश्विक उष्णन को 2050 तक 1 डिग्री मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करने हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2050 की अवधारणा विकसित की है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो ये कृषि होती है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो ये हो जाएगा आपका, किसने सुझाया था? तो मिलानकोविच ने। अगला कह रहा है आपका कि निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आई स्कोर हो सकता है आपका आंसर ए। ये प्रश्न बना हुआ है पीसीएस में। निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्च बांध, अनुबंध, सस्य, शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन से मृदा कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? तो सी हो सकता है 1, 2, 3। अगला आपका प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मानवविद उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं? परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्था, निःशेष तेल एवं गैस भंडार, भूमिगत गंभीर लवणीय क्षार समूह। तो इनमें से तीनों हो सकते हैं, आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगली टॉपिक देखते हैं। अब आ गई जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो इसके प्रश्न देख लेते हैं हम लोग।
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के। तो कह रहा 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो 21 मार्च 1994 को। आइए तो इसे व्याख्या देख लेते हैं। तो 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ। वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के 197 देशों द्वारा क्या है? तो रेटिफाइड है। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था कहाँ पे? तो ये हुआ था आपका पेरिस में। पेरिस मतलब 2015 वाला हो गया। कह रहा है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, जिसको कहते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन किया गया था। तो आपको पता हुआ कब किया गया था? रियो डी जेनेरियो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया था। बी आंसर होगा यहाँ पे, सही है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ अब पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई थी? तो ये कही गई थी UNFCCC के द्वारा। UNFCCC के द्वारा, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है UPPCS में। अगला प्रश्न आपका है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। कौन सा? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? तो ये इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, ये कथन सही नहीं है। तो इसे व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 में COP16 जो कानकुन होता है मैक्सिको में 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 के मध्य आयोजित किया गया था। यहीं पे कानकुन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका कि हरित जलवायु निधि या फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? जैसे यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के लिए आश्रय से बनी है। इसे UNEP और OECD एशिया विकास बैंक द्वारा विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हरित जलवायु निधि की, तो ये UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है तथा इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूल न्यूनीकरण आपका प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। और ये कोष जो है GCF बोर्ड द्वारा प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी काल, कह रहा है पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है ये UNEP तथा यूनेस्को का उपक्रम है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। ये जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने का एक आंदोलन है। तो बताइए कौन सा ये? 2 और 3 सही है। पहला तो गलत है, क्योंकि आइए देख लेते हैं क्यों गलत है। तो पृथ्वी का, जिसको अर्थ आवर कहते हैं, ये इसके बारे में काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ाया है। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने का एक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है WWF जो है उसके द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। विश्व भर में प्रतिभागी प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को क्या करते हैं? तो 8 से साढ़े आठ से 9:30 तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। चलिए फिर अगला देखते हैं। तो 21 में ये डेट क्या थी? 27 मार्च। अगला है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो ये न्यूयॉर्क में किया गया था। न्यूयॉर्क में किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या भी छिड़का जा सकता है? तो समुद्री जल छिड़का जा सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स है। क्योटो प्रोटोकॉल तथा अन्य प्रोटोकॉल संधियाँ हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है, इसलिए इसके भी आंसर हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है, तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, फिर से वही प्रश्न जलवायु परिवर्तन से है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो थोड़ी सी, तो क्योटो उपसंधि है वर्ष 2005 में लागू हुई थी। क्योटो उपसंधि मुक्त ओजोन परत की क्षीणता से संबंध रखती है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा इनमें सही है। जो क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में प्रभावी हुई थी या लागू हुई थी, बिल्कुल सही है। और क्योटो उपसंधि मुक्त ओजोन परत से, ये बात तो गलत है। और तीसरा सही है, तो बी आंसर यहाँ पे सही है। आइए थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो क्योटो उपसंधि जो है ये 16 फरवरी 2005 को लागू हुई थी। क्योटो संधि जो है वैश्विक तापमान से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित मीथेन गैस से अधिक है, ये भी सही है आपका। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किससे संबंधित है। क्योटो संधि जो है ये वैश्विक तापमान से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं। कार्टागेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल आपका जल संरक्षण के लिए। कौन सही सुमेलित नहीं, तो अब इसी बार क्योटो प्रोटोकॉल तो संबंधित नहीं होगा, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो कि जलवायु परिवर्तन व संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय के अंतर समझौता है। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो अर्थात जापान में अंकित किया गया तथा 2005 में इसे लागू किया गया। इस बात को याद रखिएगा। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे, तो ये क्योटो में। निम्नांकित कथनों में से कौन सी सीडीएम के लिए सत्य नहीं है, तो सीडीएम के लिए सत्य नहीं, सीडीएम मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होता है, तो इसमें से देखा जाए तो डी आपका सही नहीं है, डी। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। तो अगर ये यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो इनमें से जो ये ऑप्शन है ये क्या है, तो ये पढ़ सकते हैं, ये सरकार एवं व्यवसाय के नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने परिमाण निर्धारित करने एक प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, लेखाकार साधन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 में प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस, वही प्रश्न है, फिर से दोबारा पूछा हुआ है, तो एक और दो सही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें। कह रहा है CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निर्यात प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियाँ अपना कर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। तो ये हो जाएगा आपका स्वच्छ विकास युक्तियाँ, आपका सी आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समय भी देख लेते हैं। बताइए, 2 घंटे 50 मिनट से लगातार बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपका कि UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन जो मीट्रिक है वो किसके लिए विकसित किया गया था, तो ये विकसित किया गया था संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। फिलहाल ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है ब्लू कार्बन क्या है, तो ब्लू कार्बन की बात करें तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रग्रहित कार्बन है, आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं कि कौन से इनमें सही सुमेलित है। एनेक्स देश की बात कर रहा है, तो ये बता रहा है कार्टागेना प्रोटोकॉल है। और प्रमाणित उत्सर्जन की बात कर रहा है कटौतिया में, तो ये नगोया प्रोटोकॉल है। और स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्योटो प्रोटोकॉल है। आपको बताने में से कौन सा सही है, तो केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे पढ़ें इसमें, तो एनेक्स में क्या था, एनेक्स में बता रहा है, एनेक्स फर्स्ट में कार्टागेना प्रोटोकॉल में, ये कहाँ से आएगा यार, कार्टागेना प्रोटोकॉल में ये नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये तो गलत है, पहला मुझे गलत लग रहा था। और स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्योटो प्रोटोकॉल में भी नहीं है, दोनों तो केवल दो, अरे सॉरी ये तो सही है आपका, यहाँ पे केवल 3 होगा। तो चलिए आगे वाले प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ये जैव सुरक्षा समझौते से है। कार्टागेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से हुई थी। 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया। 11 दिसंबर 2003 से ये लागू है। भारत ने 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टागेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की थी। तो कार्टागेना प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 2000 में हुआ था और 11 सितंबर 2003 से ये लागू है। भारत कब शामिल हुआ था, 2003 में। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हम लोग कार्बन पदचिह्न कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं इसको। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, तो डी आपका सही नहीं है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, यह बात आपकी गलत है, ये यहाँ पे गलत है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट दिए गए वो आपके सही हैं। अगला है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है, तो ये हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल से। अगला कह बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल आपका फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो ये करता है विश्व बैंक करता है। कौन करता है, विश्व बैंक करता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है, तो ये आपका न्यूजीलैंड होना चाहिए। न्यूजीलैंड आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की, फिर से वही प्रश्न है, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है, और यहाँ पे सिंगापुर हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न, गहरी कार्बन वेधशाला
जिसको DCO कहते हैं, के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। ये गहरी आपकी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। कोड की सहायता सही उत्तर का चयन करना है, तो दोनों ही कथन बिल्कुल आपके सही हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो गहरी जो कार्बन वेधशाला है, ये 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, रूप एवं उद्गम को समझने की दिशा में एक 10 वर्षीय अभियान पर कार्यरत है। इस अभियान के तहत गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए ये। अब जलवायु परिवर्तन परिक्षेप में भारत की कार्य योजना के बारे में है, तो भारत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है और यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इस चार्ट आपको दिखा रहे हैं, इस चार्ट को आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम बता भी देते हैं, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं इनसे प्रश्न बनते रहते हैं, तो प्लीज़ इनको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। वैसे मैंने सब कुछ ये सब चीज़ें जो लगभग एग्जाम में आती है वो सब पढ़ा दी गई हैं। आइए थोड़ा सा इसके प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न है कि भारत की जलवायु परिवर्तन कब पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी, कब? तो आप लोगों को पता होगा 2008 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से जो ऊर्जा है ये नहीं सम्मिलित है, आणविक ऊर्जा। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो ये 2008 में लोकार्पित की गई थी। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये झारखंड में हो जाएगा आपका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो फिर से नाभिकीय जो शक्ति ये शामिल नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल है। सौर शक्ति है, वनीकरण है तथा अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालय प्रणाली और राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन भी शामिल है। ये सब चीज़ें मैंने आप सबको जो टेस्ट सीरीज कराई उसमें कराई है, तो प्लीज़ वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत बार आपकी प्रैक्टिस हो रही है। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP के सहयोग से। फिलहाल आपका आंसर यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो वह प्रकाशित हुई थी 2013-14 में। तो 2013-14 में प्रकाशित हुई थी। इसका उद्देश्य देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है सरायकेला, आपका खारसावा। आपका बी आंसर यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा भारत में। भारत में इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल के तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। तो यहाँ पे सभी चारों हो सकता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन आपका सही सुमेलित नहीं है। तो ये देख लेते हैं। जैसे प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 बता रहा है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 बता रहा है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 बता रहा है, कार्बन व्यापार मॉनिटरी प्रोटोकॉल बता रहा है। तो ये कहाँ से आएगा? डी आपका गलत है, क्योंकि कार्बन जो व्यापार आया था ये क्योटो प्रोटोकॉल से आया था, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर, ये करंट का प्रश्न था, गलत हो गया। अब ओजोन क्षरण पे हम लोग आ गए। तो ओजोन क्षरण काफ़ी अच्छी टॉपिक होती है, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ हमने आपको बताया है। यहाँ से देख सकते हैं इसमें प्रश्न कितने हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं। आइए ओजोन क्षरण हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि 3 घंटा ही हम क्लास ले पाएंगे, क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। तो आइए इस पहला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी जो विकिरण है अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ये ओजोन पैदा करती है। आपका सी आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो पराबैंगनी किरणों को, यूवी जो रेज होती हैं उनको ना, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे? तो ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे बचाती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो फिर से वही प्रश्न है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को सूक्ष्म से जीवन रक्षा करती है। तो सी आपका आंसर हो सकता है यहाँ पे। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह
सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे आपका रेनेटिक पनीर प्रोसेस होता है, रेनेटिक में होता है जैव प्रौद्योगिकी, आपका प्लाज्मिड, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में कहाँ से पाई जाएगी भैया, ये तो गलत हो गया ना, ये आपका गलत है। ये तो स्ट्रेटोस्फीयर होना चाहिए, समताप मंडल होना चाहिए। यहाँ पे समताप मंडल आपका सही जवाब होना चाहिए। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देते हैं, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वो है आपका, तो यहाँ पे देखें तो स्ट्रेटोस्फीयर है, मतलब समताप मंडल है। ओजोन परत अवस्थित है, फिर से वही प्रश्न है, पूछने का तरीका अलग है। समताप मंडल, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, तो ये भी आपका स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, मतलब समताप मंडल हो जाएगा। अगला, ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर है, तो 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या फिर आपका 20 किलोमीटर। देखिए होता क्या है, जैसे पृथ्वी हो गई तो यहाँ पे इक्वेटर से और पोल से तो 8 और 13 लगभग यहाँ पे बीच में मानिए, तो ये आ गया आपका क्षोमंडल। यहाँ से 50 किलोमीटर तक आपका ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन में 20 से 30 किलोमीटर पे एक लेयर पाई जाती है, जिसको सॉरी ये आपका समताप मंडल पाया जाता है, मैं ओजोन कर रहा हूँ। इसमें 20 से 30 के बीच में एक परत पाई जाती है, जिसको हम लोग ओजोन परत के नाम से जानते हैं, ओजोन परत के नाम से जानते हैं। तो 20 किलोमीटर लिखा है, तो 20 किलोमीटर आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो फिर से वही प्रश्न आपका समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो सबसे निचली परत तो क्षोमंडल ही होती है। अगला है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किसके द्वारा, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। चलिए तो फिर आज यहीं तक रखते हैं, 3 घंटा हो गया क्योंकि काफ़ी देर से बोल रहे हैं। तो देखिए पेजेस की बात करें तो करीब इसमें 254 पेज थे। कितने पेज ख़त्म हुए हैं, तो 100 पेज ख़त्म हो गए हैं, तो बचे 150 पेज। 2 लेक्चर लगेगा या फिर एक ही लेक्चर और लेंगे, 3 घंटे का हो सके तो शायद ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ बस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे मैंने जो नोट्स में था वो नहीं पढ़ाई, इसलिए क्योंकि मैंने सब कुछ चीज़ें और अच्छे से पढ़ाई है, अपने चैनल पे ही पढ़ाई है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का लेक्चर है, 9 लेक्चर है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, फिर थोड़ा सा प्रश्न को हल करिएगा। प्रश्न मैंने नहीं छोड़ा है, इस बात को आप लोग विश्वास रखिएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और जैसा मैंने कहा है, जितनी भी घटना चक्र की बुक आएंगी वो मैं पूरा करवाऊँगा अपने चैनल पर, तो ज़रूर पूरा करवाऊँगा एग्ज़ाम से 1 महीना पहले। तो प्लीज़ अपनी तैयारी करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं कल। और आज मैंने दृष्टि का टेस्ट कराया था, उसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं कल फिर, धन्यवाद।